और आखिर 30 सितंबर 2010 वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका हिंदुस्तान के करोड़ों अरबों लोगों को इंतजार था। अयोध्या केस का जजमेंट। मुझे उस फैसले को देने में उस जमाने में न कोई डर लगा, न किसी किस्म की समस्या थी, बल्कि मन में बड़ा संतोष था। हमने क्या अच्छा किया, सही डिसाइड किया, गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, नहीं मालूम। लेकिन व्यक्तिगत तौर से मैं बता सकता हूँ कि जब फैसले को हमने सुनाया था तो मन में संतोष था और ये भरोसा था कि हमने जो किया है शायद इससे अच्छा हम नहीं कर सकते थे। और ये ईश्वर ने हमारी मदद की कि ना कहीं कोई पत्ता खड़का, ना किसी को खरोंच आई, और फैसला आसानी से उस जमाने में लोगों ने लगभग स्वीकार कर लिया। और जब भाई साहब ने अगले दिन अपना जजमेंट दे दिया था तब एसपी साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद किया और कहा कि मेरी तरफ से आप भाई साहब को भी धन्यवाद कीजिएगा कि इतना अच्छा जजमेंट कि पूरा हिंदुस्तान में कहीं एक पत्ता भी नहीं खटका। माहौल तो बहुत टेंस था, इवन गवर्नमेंट भी बहुत टेंस थी कि कैसा रहेगा। गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कि जजमेंट आए और फैमिली भी डरी हुई थी इवन, बट और कर्फ्यू वगैरह तो था ही, पर आफ्टर जजमेंट ये है कि सब कुछ अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं था, इतना मतलब अच्छा ही माहौल था, कहीं कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी, कोई दंगा नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है। एसयू खान साहब बहुत ईमानदार, बहुत काबिल, बहुत अच्छे जज हैं। और ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक नहीं है या अपना धर्म नहीं मानते, सब मानते हैं, लेकिन जब मुकदमों की न्याय की बात आती है तो वो सीधे सीधे सही बात करते हैं। शुरू में एक पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, बाद में अन्य पक्षों ने भी चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य, गवाहों और दस्तावेजों के अलावा जन्मभूमि के मुद्दे पर हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाया। देखिए 2010 में जैसा मैंने बताया परिस्थितियां बहुत अलग थीं, सरकारें भिन्न थीं, देश में, प्रदेश में, अन्य प्रांतों में, सभी जगह, और माहौल जो है बहुत गर्म भी था और थोड़ा कहना चाहिए बहुत डेलिकेट भी था। और इसकी बानगी हम अदालत की हियरिंग के दौरान भी देखते थे कई बार। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, फैसला हमने सुरक्षित किया, उसके बाद भी राज्य सरकार ने कभी कोई किसी किस्म की इसमें दखलंदाजी नहीं की। हालांकि अधिकारियों ने मुझे सिर्फ ये बताया कि उन्होंने इस तरीके के कड़े निर्देश दिए थे कि शांति व्यवस्था के लिए सुरक्षा जितनी भी की जाए, जो भी व्यवस्था की जाए, उससे हर कीमत पे किया जाए। उन्होंने पूरे बजट उसके लिए दे दिया था। लेकिन दूसरे लेवल पर, बड़े लेवल पर ये पूरी कोशिश हुई और ये प्रेशर डालने की व्यवस्था भी की गई कि आप छोड़ दीजिए इसे, फैसला मत करिए। लेकिन हम लोग तो जज की ट्रेनिंग के साथ मौजूद रहते हैं। हम लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा और हमने अपना काम किया। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत बड़े बड़े विधि अधिकारी आए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे। अब इतने सालों बाद थोड़ा नाम लेना सबका मेरे ख्याल से बहुत उचित नहीं होगा। यही कहना उचित होगा कि हाँ, इस बात का हर लेवल पर एक सबसे ऊपर के लेवल पर बड़ा प्रयास था कि इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और तय मत करिए। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, अयोध्या केस को लेकर परिवार बेहद भयभीत था। लेकिन जब जजमेंट दिया और किसी को खरोंच तक नहीं आई तो घर वालों ने सुकून की सांस ली और वे खुद को भी गौरवान्वित महसूस करने लगे। रिलेशन जुड़ने के बाद में मैं अपने आप को बहुत खुदनसीब समझता हूँ, जो कि मेरे फादर इन लॉ और जस्टिस सुधीर अग्रवाल हैं। और इस फैसले के बाद तो डेफिनेटली उनको हर कोई, हर इंडिया में, हर जगह पे जानता है। मेरी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है, मैं साउथ, वेस्ट, ईस्ट में, बट इस बारे में जब भी जिस जगह पे चर्चा होती है और मैं आपको जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ या फादर का नाम बताता हूँ, तो डेफिनेटली लोग एक अलग नज़रिया चेंज होता है लोगों का।
और जिस टाइम जीजा जी ने राम मंदिर का जजमेंट लिखा था तो उस टाइम बहुत खुशी हुई हमको कि हमारे परिवार में, अग्रवाल समाज में और हमारे जीजा जी ने ये राम मंदिर का जजमेंट लिखा। बहुत, और कहीं भी कोई भी मेरा भी कोई रिलेटिव आता है या मिलता है तो वो चाहता है कि हम भैया से मिलें, सुधीर भैया से, उनके साथ अपना फोटो खिंचवाएं। मतलब एक बहुत बड़ा नाम जैसे हमारे साथ भी जुड़ गया, उनका तो है ही है, हमारे साथ भी जुड़ गया कि हम उनके साथ हैं तो हमारे साथ भी जुड़ गया। अभी मेरे बेटे की शादी थी तो भैया आए थे, उसमें 3 दिन रहे, तो हर आदमी ये चाह रहा था कि मैं सुधीर भैया के साथ फोटो खिंचवाऊँ अपनी। अयोध्या जजमेंट लिखा जा रहा था तो भाई साहब बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे और बीच बीच में हम लोगों को जो है ब्रीफ किया करते थे कि पूरी जो पुरानी कहानियाँ हैं रामायण से जुड़ी हुई, तो वेदों के बारे में और पूरा इतिहास जो है जिनको हम लोग नहीं जानते थे वो काफ़ी इंजॉय किया करते थे उस टाइम में। दोनों ही तरह से थे, कहीं डर भी था, बहुत खुशी भी थी। जब उन्होंने जजमेंट दिया तो यहाँ पर भी काफ़ी फोर्स थी हमारे यहाँ। उनका ये फैसला देना कितना कठिन, कितना जटिल काम था। वो तीनों न्यायमूर्ति गण की जो पीठ थी उसका जो एविडेंस जिसको कहा जाता है वो बक्सों बक्सों में वो एविडेंस था। कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाता है खूंखार जज तो वो होते थे पापा। 11 बजे बैठते थे क्योंकि कहते थे कि पहले आप अपने बाकी के जितने कोर्टों के काम है सुबह निपटा लीजिए, तब मेरे पास आइए अपना टाइम लेके, ताकि वो शायद हमें और ज़्यादा डांट सकें। बहुत डर लगता था, हर किसी को डर लगता था। अगर किसी का भी कोर्ट नंबर 34 में उस दिन मैटर लगा है तो उसकी कहते हैं ना हालत ख़राब होती थी कि आज पता नहीं दिन अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। उसको अपनी केस की चिंता नहीं होती थी, उसको एक पर्सनल लेवल पे होता था आज पता नहीं क्या सुनने को मिल जाएगा जज साहब से कि हम क्या हैं, हम क्यों नहीं पढ़ के आए या हमने क्या गलती कर दी। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा खूंखार माना जाता था जब पापा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। उस टाइम काफ़ी टेंस एटमॉस्फेयर था क्योंकि सबको लगता था, पर हम ही लोग थे जो उनको आके ढांढस बनाते थे कि ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग हैं सब साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार भी तुम्हारे साथ है, ऐसे कुछ नहीं है। तो तब भी इन्होंने भी बड़ा धैर्य दिखाया अपना और उन्होंने सारी चीज़ों को करते हुए भी अपना ये जजमेंट को अल्टीमेटली फाइनल शेप दिया इन्होंने। निश्चित रूप से उन्होंने फैसले को दिशा देने का और फैसला लिखने का एक बहुत बड़ा यशस्वी कार्य किया। अयोध्या केस को सुनना और फैसला देना इतना आसान नहीं था। तमाम तरीके की बाधाएं थीं, केस को लंबा खींचने की कोशिश हुई, लेकिन हमने ठान लिया था कि क्या करना है। एक बार जरूर ऐसा हुआ था, मुझे याद है कि एक लेडी एडवोकेट थी, उन्होंने एक हफ्ते 4-5 दिन, जैसे सोमवार से शुक्र तक बयान पढ़े। हमारे पास समय कम था तो मैं उनसे कहता भैया बयान क्यों पढ़ रही हैं, बताइए, इसका कारण तो बताइए, कुछ एक्सप्लेन करिए, क्या देखना है क्या नहीं। वो कहती मैं बताऊंगी, और उन्होंने 5 दिन निकाल दिए। उसके बाद सोमवार को उनके सीनियर काउंसिल आके बहस करने, वो भी जब उन्हीं बयानों की तरफ दोबारा पढ़ने लगे तो मैंने उनसे कहा भाई आपने 5 दिन ऑलरेडी ख़राब कर दिए हैं इसमें, और आपने बताया नहीं कि बयान क्यों पढ़े, और आप फिर वही पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये रिपीटेशन ना करें। इतना सुनते ही वो लेडी एडवोकेट जो है बिल्कुल बिगड़ गए और चिल्लाने लगी कोर्ट में और बोली जस्टिस अग्रवाल, हमको आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है और आप बेईमानी कर रहे हैं और आप एक पक्ष को साथ दे रहे हैं और आप हिंदुओं के खिलाफ हैं। और साहब उन्होंने कोर्ट में रोना शुरू कर दिया। एक्चुअली अयोध्या के सुनवाई का जो मामला था, इसमें ये कोई भरोसा नहीं करता था कि ये मामला कभी अपने अंत तक पहुंचेगा, इसकी हियरिंग पूरी होगी, इसका फैसला होगा, इसे कोई मानने को ही तैयार नहीं होता था। अयोध्या केस मेरे लिए अहम था। इस केस ने मेरे परिवार में उथल पुथल मचा दी थी। परिवार का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस नाजुक वक्त में अर्धांगिनी नूतन से मुझे ताकत मिली। मैं जब भी लखनऊ जाता था वो मेरे साथ जाती थी, और लखनऊ में उसने दूसरा घर बसा लिया था।
और मेरी बेटी उस समय 9th-10th में थी, तो उसको यहाँ पे अकेले छोड़ जाती थी। हमारे मम्मी लोग कहते थे बड़ी लड़की है, तुम अकेले छोड़ देती हो, नौकरों के साथ छोड़ देती हो। बोले वो अपना कर लेगी, लेकिन मैं इनके साथ जाऊंगी। अयोध्या केस शुरू से ही चुनौती रहा। करोड़ों लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना था। न्यायिक प्रक्रिया के मानदंड स्थापित करने थे। वहीं जिंदगी पर मंडराता खतरा भी कम नहीं था। मेरे साथ भी बहुत सारी घटनाएं उसके बाद भी हुई, मेरे बच्चों के साथ हुई। और मुझे याद पड़ता है मैंने 3 लेटर जो है उस ज़माने में अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखे थे, और हाईएस्ट प्लेस तक मैं गया था देश में, और मैंने अपने ट्रांसफ़र के लिए भी रिक्वेस्ट किया था। लेकिन थोड़ा सा ये अफसोस के साथ तो कहना पड़ेगा कि उस पर कार्रवाई तो छोड़िए, किसी ने बात तक नहीं की। उसमें आईबी की रिपोर्ट जो आज भी वहाँ के रिकॉर्ड में रखी हुई है लखनऊ हाई कोर्ट के मुकदमे में, उसमें देखने के बाद जजेस बड़े गंभीर हुए, और फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे सिक्योरिटीज़ एक्ट प्लस सिक्योरिटी दी। शुरू में तो बहुत नहीं पता चला, पर धीरे धीरे थोड़ा टेंशन तो रहती थी। आईबी वगैरह वाले भी घर पे आते रहते थे, तो बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास तक तो नहीं आती थी, पर कुछ बातें तो अंदर चली रही थी। उससे थोड़ा मम्मी को भी टेंशन रहता था। फिर बाद में एक बारी जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद कॉलेज में कुछ मेरे साथ भी इंसिडेंट्स हुए जो इस चीज़ से कनेक्टेड थे। एक बार एक ऑटो मैंने लिया था, वो कुछ गलत रूट से जा रहा था, तो मेरी उससे थोड़ी बहस हो गई थी उस बारे में। बहस के बीच में उसने कुछ बातें ऐसी बोली जो मेरे पर्सनल मैटर्स से रिलेटेड थी, घर वालों से रिलेटेड थी, जो आइडली ऑटो वालों को नहीं पता होनी चाहिए थी। इसके लिए आगे पापा से जब बात किया, आगे इन्वेस्टिगेट हुआ, तो फेल्ड लाइक के वो सारी बातें कनेक्टेड थी। तो ऐसे और भी एक आध इंसिडेंट्स होते रहे, तो थोड़ा टेंशन तो था ही सबको। सबसे ज़्यादा टेंशन पत्नी नूतन को थी, और जब सिमी के लोग पकड़े गए तो टेंशन और बढ़ गई। कि जब 2011 में मध्य प्रदेश पुलिस ने करीब 7 या 8 सिमी के लोगों को पकड़ा, और उनके पास काफ़ी मटेरियल, इस बार हमारे फोटोग्राफ मिले। लखनऊ हाई कोर्ट तक का जो हमारा गेस्ट हाउस था, वहाँ से उनके नक्शे बने हुए थे, आना जाना सारा चीज़ें थी। और उनको जब इंट्रोगेट किया और उन्होंने बताया कि हमारे तंजीम ने तय किया है कि हमको इन जजेस को ख़त्म करना है, तो वो मटेरियल हमको कम्युनिकेट भी हुआ इलाहाबाद में। तब पहली बार थोड़ा सा दिमाग में ये आया कि अरे यहाँ तो कहीं कुछ और भी पक रहा है। इस मुकदमे की टेंशन मुझसे ज़्यादा मेरे मिसेस को थी। तमाम तरह की घटनाओं और सीक्वेंस से ये साफ हो गया था कि कोई गहरी साजिश रच रहा है। कई ऐसे वाकये हुए जिससे साबित भी हुआ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए 2012 में, जैसे 11-12 में, जैसे मेरी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया, कुछ अलग किस्म के मैसेज आए, टेलीफोन आए, कुछ परस्यू किया गया। तो अक्टूबर में मैं बॉम्बे गया था, अक्टूबर 2012 में। तो लौटते समय एयरलाइन वालों ने मेरे सामान वहीं छोड़ दिया। मैं जब आया, मुझे लखनऊ एयरपोर्ट पर मुझे पता लगा, तो वहाँ उनकी FIR लिखाई गई अपने, वह आपने कैसे छोड़ दिया। रात को वो सामान खुला हुआ मुझे मिला, जबकि उसमें लॉक लगा हुआ था। तो हमने कहा भाई ये सामान किसी ने निकाला, सर्च किया, अगर कोई उसमें बम रख देता तो क्या करते। तो मुझे लगता है ये सब कुछ जो घटनाएं घटी, उससे मिसेज पर बड़ा प्रेशर पड़ा। नूतन का जाना ऐसा था मानो मेरा सब कुछ चला गया। मैं टूटा लेकिन बिखरा नहीं। आखिर परिवार को भी तो संभालना था। ये कहने को 10 साल हो गए उसको गए हुए, लेकिन अगर उसकी बात आती है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता। ये फोटो देख के तो आज ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात है। हम शादी के 30 साल
2 दिसंबर 2012 को हमने मनाई थी। किसे मालूम था कि 3 दिन बाद जो है फिर आगे ऐसा मौका नहीं रहेगा। मैं तो जब भी नूतन की बात आती है अपने को रोक नहीं पाता, पता नहीं आंखें जो हैं कि वो बरसना चालू कर देती है। जब भी उसकी बात आती हर चीज़ याद आ जाती है। ये कमरा उसने जाने से 1 महीने पहले तैयार कराया था, सारा रिनोवेशन कराया था। बड़े शौक से यहाँ बैठी थी जब मैं दिल्ली से लौट के आया था, और बड़ी खुश थी। हमने टीवी लगवा दिया, ये कर दिया, और 1 महीने बाद जो है इसी घर से हम फिर उसको कंधों पे ले गए। सोचा ही नहीं था कभी जो कुछ वो हो गया। बड़ा मुश्किल टाइम है ये भी। कहने को अब पूरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अकेलापन तो है ही। तेरा जाना दुखदाई रहा। क्योंकि मेरी शादी के ही 10 मंथ्स बाद मेरी मम्मी चली गई थी, तो नो डाउट मुझे तो बहुत फील होता है कि मम्मी की कमी। पर फिर पापा मतलब मुझे कहीं से कुछ ऐसा फील नहीं होने देते हैं। एक कमी ज़रूर महसूस होती है जब कभी कोई त्यौहार आता है या कुछ आता है कि मेरी भी अगर सास होती तो वो मुझे कितना लाड़ करती, या मुझे क्या सिखाती इस घर के लिए कि कैसे किया जाता है, कौन सी पूजा किस तरीके से होती है, या हमारे घर में क्या रीति रिवाज हैं। पर फिर भी पापा ने पूरी कोशिश करी है मुझे वो सब चीज़ें देने की जो शायद मम्मी मुझे होती तो बिल्कुल देती। मैंने तारीख पे तारीख का मर्म समझा था, मुकदमे लड़ने वालों की आंखों में दर्द देखा था, परिवार को टूटते देखा था, फैसले की उम्मीदों में तिल तिल कर मरते देखा था। इसलिए वक्त पर इंसाफ पहली प्राथमिकता रही। हर आदमी पूछता है मुकदमा यानी कौन सी तारीख पड़ी है। मैं बताऊं कि किसी शायर ने वकीलों के संदर्भ में कहा है कि अब तो कब्रिस्तान से गुज़रते हुए भी डर लगता है, पता नहीं किस कब्र से आवाज़ आ जाए, वकील साहब मेरे मुकदमे में अगली तारीख कौन सी है। तो ये मैंने जब मैं वकील था तब भी महसूस किया था कि एक मुकदमा जब लगता है, उसकी कोई तारीख होती है, तो सिर्फ जो पार्टी होती हैं वही नहीं बल्कि पूरे परिवार पे उसका असर पड़ता है। पूरा परिवार इंतज़ार करता है कि फ़लानी तारीख लगी है, हमारा उस दिन फ़ैसला होगा, हमारा पता नहीं हमारा भाग्य किधर जाएगा, कैसा जाएगा। लेकिन लोग उम्मीदें अदालत से ही रखती हैं और ये उम्मीदें बहुत भारी होती हैं। मतलब इन उम्मीदों की जो किरणें हैं, जो आशाएं हैं, वो उन परिवारों से ही समझी जा सकती हैं। तो ये मैं जब वकील था तब भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अदालतों में तारीख ना मांगूं, मुकदमा जब आया है तो उसे बहस करूं। जब मुझे जज बनकर ये मौका मिला कि मैं खुद तय करूं, तब मैंने तय कर लिया था कि जितने मुकदमे मेरी अदालत में लगेंगे उसमें जो वादी प्रतिवादी हैं उनको ये भरोसा होना चाहिए कि आज मेरा मुकदमा उनकी अदालत में लगा है तो आज तय हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज रहते हुए कई बड़े फैसले दिए, काम इतना किया कि रिकॉर्ड बन गया। लोग आज उन फैसलों की चर्चा करते हैं। देखिए, इससे बड़ा फैसला तो दूसरा हो नहीं सकता, जहां अल्लाह की ज़मीन और राम भगवान की ज़मीन दोनों का झगड़ा था, और इस ऐसे मुकदमे में जिसमें कुछ आगे पीछे अता पता नहीं था, इसको सुनाने का मौका मिला। इसके अलावा मैंने फैसले तो हर मुद्दे पे दिए हैं, हर फील्ड में दिए हैं। इनकम टैक्स हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, रेवेन्यू हो, सीलिंग हो, कुछ भी कोई फील्ड आप देख लीजिए, आपको मेरे ढेर सारे मुकदमे फैसले मिलेंगे। जो बड़े मुकदमे हैं उसमें शंकराचार्य बद्रिकाश्रम का डिस्प्यूट था। मेरा मानना यह था कि सरकारी स्कूल ही सबसे बड़े एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक को कवर करते हैं, लेकिन उनकी दशा बहुत ख़राब है। कारण क्या है कि जो प्रभावशाली लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। मेरे ज़्यादातर फैसलों में एक डॉक्ट्रिन ऑफ अकाउंटेबिलिटी बहुत हुआ करती थी कि अगर आप गलत कर रहे हैं, अधिकारी हैं गलत कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी होगी
तो बहुत चीज़ें सुधर जाएंगी। हाँ, एक जब मैं लखनऊ में बैठ रहा था तो एक मामले में मेरे सामने आया था, तो उसमें हमने ये फैसला दिया था कि पब्लिक प्लेसेस पर, सड़कों पर और सर्विस लेन वगैरह में कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर, चाहे मज़ार हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, इनको किसी को ना रहने दिया जाए और अगर बने हुए हैं तो इनको हटाया जाए। और मेरे उस फैसले को लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया और तमाम जगहों से ये रिलीजियस स्ट्रक्चर्स उन्होंने हटाए। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धाराएं विपरीत थी, लेकिन अपनी मेहनत, त्याग और समर्पण से विपरीत धाराओं का रुख मोड़ा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि कोई भी काम, कोई भी मंजिल आप सिर्फ हार्ड वर्क से प्राप्त कर सकते हैं। और वो हार्ड वर्क ऐसा हो कि जब आप काम में लग जाएं तो आपको पता ना लगे कि कब समय गुजर गया, कब होली आ गई, कब दिवाली आ गई। दिवाली आपको पता तब चले जब आप अपने घर से या चैम्बर से या दफ्तर से बाहर निकलें और बाहर बच्चे पटाखे चला रहे हों तो पता लगे कि दिवाली आ गई। ऐसे ही जब आप दफ्तर से बाहर निकलें, लोग रंग खेलना शुरू कर दें तो लगे होली आ गई, वरना आपको काम में डूब जाना चाहिए। तो मैं इसको अपने शब्दों में सारे अपने जूनियर से, सब युवाओं से और जो भी मुझसे बात करने आता था, पूछने आता था, सबसे कहता था कि भाई अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है और कहीं पहुंचना है तो 24 घंटे को 25 घंटे बना के काम करो, तब जाके आप आसानी से पहुंच पाओगे, और वरना फिर समय की बर्बादी है। ये बात मेरे अपने बखूबी समझते हैं। तेरे बिना मैं जी तो रहा हूँ, अश्क भी अपने पी तो रहा हूँ। तेरे बिना मैं जी तो रहा हूँ, अश्क भी अपने पी तो रहा हूँ। दिल के जख्मों को सी तो रहा हूँ, सी तो रहा हूँ। तेरी यादों का दिया अब भी जला रखा है, अब भी जला रखा है। तेरी यादों का दिया